यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के रूप में हम एक एक आंदोलन को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इससे पहले की जो हमारी क्लासें रही थी उसमें अध्ययन कर लिया था कि एक समय विशेष के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विचारधारा थी लोगों की, वहाँ थोड़ी सी अलग थलग होती हुई हमें प्रतीत होती थी। कुछ नेताओं का विचार था कि हम अंग्रेज़ों के समक्ष एक दया दृष्टि के भाव से हम आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नेताओं की मंशा थी कि क्यों ना एक आतंक का माहौल बना के अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की जा सकती। इस प्रकार से हमने देखा था कि एक अलग अलग दो विचारधाराओं का जन्म हुआ था और उनमें हमने देख लिया था कि एक तो उदारवाद था और दूसरा उग्रवाद था। एक नरम दल था, एक गरम दल था। तो उसमें से जो उदारवाद जो था, नरम दल जो था, उसके बारे में आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर में उदारवाद क्या था, कौन कौन नेता थे उसमें, उन उदारवादी नेताओं की कौन कौन सी मांगें थी, उनके क्या क्या उद्देश्य निश्चित किए गए थे, उनके कार्य करने की किस प्रकार की उनकी कार्यविधि थी। और हम देखेंगे, सार में देखेंगे कि अंततः यह जो उदारवाद इतिहास में जाना जाता है, वहाँ क्या क्या बातें छोड़कर अपनी महत्वता प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इन सभी बातों का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक के साथ मैं दिनेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। उदारवाद दल हमने पहले ही कह दिया है, जो नरम दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, भारत के इतिहास आंदोलन का एक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संस्था प्रारंभ में अत्यंत नरम थी। आरंभ से ही कांग्रेस का दृष्टिकोण एवं आदर्श विक्षुब्ध रहा है। इसने कभी वर्ग विशेष के हित का समर्थन नहीं किया, वरन सभी प्रश्नों का राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाए। इसके रूप में इस उदारवाद को जाना जाता है। इसके बाद कांग्रेस के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभ में यह क्रांतिकारी संगठन नहीं था। उस समय इसकी बागडोर पूरी तरह उदार अर्थात नरम राष्ट्रवादियों के हाथों में ही थी। इस युग में भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो ऐसे अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जिनका उदारवादी विचारधारा में विश्वास था और जो बहिष्कार तथा सरकार से असहयोग जैसे क्रांतिकारी विचारों के विरुद्ध थे। कुल मिलाकर हम एक सार के रूप में कह सकते हैं कि इनका इस प्रकार से विचार था कि भारत का जो भी आध्यात्मिक विकास जो होगा, लोगों का आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सभी प्रकार का एक सर्वांगीण विकास के तौर पर हम देखें तो इस विचारधारा के लोगों का ये विचार था कि अंग्रेजों के अधीन रहकर ही हम इन सभी बातों का अध्ययन कर सकते हैं, इन सभी बातों को समझ सकते हैं और भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त होगी वह अंग्रेजों के अधीन रहते हुए ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस प्रकार से उनको एक सर्वेसर्वा मानने वाला एक ये विचारधारा मानी जाती है भारत में। आगे चलते हैं। प्रमुख नेता, जो उदारवाद में जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, जिसको भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत देश के लोगों को बताया कि किस प्रकार से भारत का जो धन है उसका निष्कासन करके अंग्रेज इंग्लैंड की तरफ उसका रुख कर रहे हैं। इसका सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत करने का भी कार्य किया। तो ये भी एक उदारवादी नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, राजबिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता उदारवादी युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जिसके अतिरिक्त कुछ उदारवाद अंग्रेज भी इसके सदस्य थे, जिसमें ह्यूम, विलियम वेंडरबर्न, जॉन यूल, मैक्वीन स्मिथ आदि ये भी कुछ उदारवादी अंग्रेज थे। इन्हीं उदारवादी नेताओं ने 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया। इसलिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है। क्योंकि हमने इससे पहले जो क्लासें हमारी रही थी उसमें हमने देख लिया था कि किस प्रकार से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है एवं ह्यूम के द्वारा। उसके बाद में किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दो अलग अलग विचारधाराएं जन्म लेती है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस दल के कुछ प्रमुख उद्देश्य निश्चित किए गए थे। वहाँ कौन कौन से थे? तो पहला था ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। इनका ऐसा मानना था कि उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे। उनको अच्छा लगता था कि हम ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत हैं या भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत है, ये इनको अच्छा लगता था। इनकी ये प्रशंसा भी करते थे। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादी कांग्रेसी नेता उच्च मध्यम वर्गीय धर्मों के थे तथा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि नेताओं के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। यानी हम कह सकते हैं कि इन लोगों का ये मानना था कि ब्रिटिश जो शासन है वह अच्छा है, इसके हित में ही भारतीयों का हित है। हम इस अंग्रेजों के अधीन रहते हुए अपने हित को साध सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। क्रमिक सुधारों में विश्वास। इनको ये पता था कि हम आज़ादी प्राप्त करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो हमारी एक के बाद एक जो स्टेप होगी उस स्टेप के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि एकदम से हम विद्रोह कर दें और आज़ादी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित जो क्रम बना हुआ है उस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज़ादी को प्राप्त करेंगे। जैसे उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे और वे देश की शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि चलो जो भी अच्छा है चल रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य परिषद, जो भारत परिषद का निर्माण किया गया था ना, उसी का नौकरी, स्थानीय संस्था, रक्षा सेना आदि में सुधार करवाना था। बस बाकी जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है, कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा इनका मत था। ब्रिटेन से स्थायी संबंधों की स्थापना। उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता एवं विचारों के पोषक थे। उनकी मान्यता थी कि भारत का ब्रिटेन से संबंध भारतीयों के लिए वरदान के रूप में है। मतलब ये एक सौभाग्य की बात है कि हम अंग्रेज़ों के अधीन हैं, उनका हमारे ऊपर आधिपत्य है, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये इनका मानना था, एक वरदान के रूप में उस बात को ये मानते थे। ब्रिटेन से संबंधों के कारण अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए। मतलब इनका ये मानना था कि ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों से संबंध स्थापित होने के फलस्वरूप ही ये भारत को प्राप्त हुई, ये ऐसा इनका मानना था। ब्रिटेन से अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। टी माधवराव ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था
कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन का यश शिखर है और ब्रिटिश जाति की कीर्ति मुकुट है। इस प्रकार का इन्होंने एक बड़ा चढ़ाकर बात करने की कोशिश की थी। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग। कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जोरदार शब्दों में कहा कि स्वशासन एक प्राकृतिक देन है, एक प्रकृति की दी हुई एक अमूल्य वस्तु है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है। इस प्रकार की एक जोरदार एक लाइन कही इन्होंने स्वशासन के संबंध में। वैधानिक उपायों में विश्वास। उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। उनकी एक कूट कूट की ये बात भरी हुई थी कि जो अंग्रेज जो करेंगे भारतीय लोगों के साथ में, वह भारतीयों के भले के लिए ही करेंगे, ऐसा इनका मानना था। इसलिए वे क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इनका ये मानना था कि ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है इस धरती पर। इन्होंने सरकार के साथ संघर्ष करने की बात कभी नहीं की। इसलिए उन्होंने प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, स्मरण पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपनी न्यायोचित मांगों को मानने का आग्रह किया। कभी भी एक विद्रोह का मन नहीं बनाया, एक विद्रोह की कभी प्लानिंग नहीं की गई, कभी किसी अंग्रेज को क्षति पहुंचाने का कार्य भी नहीं किया गया, बल्कि ये इनका एक अपना ढंग था कि वहाँ किसी भी प्रकार की मांग होती थी तो वहाँ किसी न किसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वहाँ मनवाने का कार्य करते थे। कुछ इनकी मांगे क्या थी? भारत सचिव, जो एक भारत का बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं देखरेख के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक व्यक्ति होता था। तो भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त करना, इस मांग का मुख्य औचित्य यह था कि इस काउंसिल का समस्त खर्च भारत से दिया जाता है, जिससे भारत से धन का निष्कासन होता था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस प्रकार से ये भारत सचिव होता था, वह क्या करता था कि जो लेन देन का लेखा जोखा जो होता था भारत से ब्रिटेन तक करता था। और दादा भाई नौरोजी ने इसी बात को पकड़ते हुए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे इतिहास में धन का निष्कासन सिद्धांत कहा जाता है। तो भारतीयों को पता था कि इस भारत सचिव का जो भी खर्च होता है वहाँ पूरा भारत द्वारा दिया जाता है, जिससे क्या हो रहा है, भारत का धन बाहर जा रहा है। तो इस बात का इन्होंने अपनी मांग रखी। दूसरा, केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार, उनमें सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या में कमी तथा निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना, ताकि भारत में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके। लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि व्यक्ति ही इस परिषद में, इस काउंसिल में अपने आप को स्थापित कर सके। थर्ड था, उच्च सार्वजनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के समान अवसर दिए जाए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारतीयों को पोस्ट दी जाती थी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वहाँ एक अंग्रेज की जो पोस्ट होती थी उसकी पूरी तरीके से उसके कंट्रोलिंग में ही वह पोस्ट हुआ करते थे। तो अब इनका ये मानना है कि किसी भी प्रकार से किसी के अधीन नहीं रहते हुए सर्वे सर्वा पोस्ट भारतीयों को भी दी जाए। भारतीय सिविल सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षाएं भारत में भी आयोजित की जाए तथा इन सेवाओं में प्रवेश की आयु बढ़ाई जाए। उस समय क्या होता था कि जो सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम होते थे, वहाँ सिविल सर्विस के एग्ज़ाम उस समय इंग्लैंड में हुआ करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी इनकी मांग थी कि ये एग्ज़ाम्स कहाँ पर कराए जाए, भारत में ही कराए जाए। कार्यकारिणी और न्याय संबंधी प्रशासन पृथक किए जाए तथा मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए, जुडिशरी। पांचवा, अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पर ही न डाला जाए तथा भारत से न धन निष्कासन रोका जाए।
जिस प्रकार से अंग्रेज़ों की हुकूमत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा खर्च भारत देश ही देगा और भारत का जो धन बाहर जा रहा है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से रोक दिया जाए। छठा था सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाए तथा शस्त्र कानून में संशोधन किया जाए। उसके बाद भू राजस्व कम किया जाए, जिस प्रकार से उस समय भारतीय किसानों पर भू राजस्व का एक मार होता था उसको बिल्कुल कम कर दिया जाए। नमक कर में कमी की जाए, नमक बनाने से संबंधित, तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भू राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित कर दी जाए। ऐसा नहीं है कि खेत को देख के या फसल को देख के या उसके क्षेत्र आकार क्षेत्रफल को देख के उस कर का निर्धारण किया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि परिस्थिति कैसी भी रही है उस कर का एक मुख्य एक माप के साथ में उसको निश्चित कर दिया जाए, न तो वो बढ़े न कम हो, और इसे 20 से 30 वर्षों तक न बढ़ाया जाए। एक फिक्स कर दिया जाए ताकि किसानों को भी क्या हो, इसमें सहूलियत हो। भारत में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, हमारी मांगों का प्रमुख लक्ष्य एक वाक्य में, और क्या था, भारत में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना कहा जा सकता है। यही हमारी क्या थी, मुख्य मांग थी। इसके बाद हम देखते हैं इनकी कार्यविधि किस प्रकार से इनके कार्यशैली थी। जिन नेताओं की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति भावना हो उनके कार्य करने की विधि उसका अपवाद नहीं हो सकती थी। उदारवादी नेता पूर्णतः वैधानिक तरीकों पर आश्रित थे। प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशनों में पारित मांगे समाचार पत्रों और भाषणों द्वारा जनसाधारण में प्रसारित करते थे और बड़ी 2 याचिकाएं एवं संस्मरण पत्र भारत सरकार एवं गृह सरकार की सेवा में प्रस्तुत करते थे, जिनमें अत्यधिक विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये इनकी कार्यविधि थी। इनका हम निष्कर्ष देख लेते हैं, सार रूप में इसको देख लेते हैं। कुछ आलोचकों का ऐसा मानना था कि उदारवादी नेता एक उद्योगपति, जमींदार, शिक्षक, नौकरशाही वर्ग का प्रतिनिधित्व था, जिससे उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान बिल्कुल नहीं के बराबर था, जो कि कुछ हद तक सही भी था। परंतु उदारवादी नेताओं ने देश में राष्ट्रीय भावना का उदय करके एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां से राष्ट्रवादी आंदोलनों में तीव्रता लाई जा सके। उदारवादियों ने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करके राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, जिससे भारतीय जनता को यह समझ में आ गया कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार भारतीयों का शोषण कर रही है, जिससे आगे चलकर गर्मपंथियों का उदय हुआ और अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए गए। इस प्रकार से हमने देखा कि जो नरम दल था, उदारवादी दल था, उनका भारत स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार का योगदान रहा, इन सभी बातों का हमने अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।